हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने तुम्हें मना किया था ना उस लड़के से दोस्ती मत करो, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आती है मेरी बात, वो जली भुनी हुई अपनी दोस्त से कह रही थी। मगरूर, खड़ी नाक, ऊपर से गुलाबी पड़ती जिल्द, वो बहुत हसीन थी। वो अमीर ज़्यादा बिगड़ी हुई औलाद है, उसका हर दूसरी लड़की को डेट करना फर्ज है, लेकिन तुम बिल्कुल गधी हो जो उसे ऐसे लड़कों को घास डालती हो। अब देख लो। पलवशे मुसलसल हाथ हिला हिलाकर अपनी दोस्त को झड़क रही थी, जिसे कुछ दिन पहले एक लड़का पसंद आया था और उसके साथ डेट कर रही थी। उसने कभी तुमसे कहा है कि वो तुम्हें डेट कर रहा है? पलवशे ने अचानक याद आ जाने पर उससे पूछा। उसे डेट का लफ्ज इस्तेमाल करना सख्त बुरा लग रहा था। नहीं, वो तो नहीं कुछ कहता, और अक्सर डेट पर हमारे साथ मजीद लोग भी होते हैं। बस उसका मैसेज आता है, आज डिनर करने चलें। वो हैरान से पलवशे को देखते हुए बोली। मतलब वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे अपने आप को बर्बाद कर रही हो? तुम यहाँ पढ़ने आई हो या लड़कों को लाइन देने? पलवशे बुरा मानकर उठ खड़ी हुई थी। तुम्हें ज्यादा पता है कौन लड़का कैसा होता है, कितने लड़कों से यारी दोस्ती की हुई है। अजलान खानजादा, जिसके बारे में वो दोनों गुफ्तगू फरमा रही थी, वो बज़ाहिर खुद अपने कानों से सब कुछ सुन चुके थे। मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती, तुम जैसे लोग मेरी जूती के बराबर भी नहीं हैं। वो मगरूर नाक फुलाकर वहां से जाने लगी। और तुम मुझसे दोस्ती करने के भी लायक नहीं हो, मेरे मामलात से दूर रहो तो अच्छा है। लीजा, मेरे साथ आज लंच करोगी? सिर्फ हम दोनों होंगे। पलवशे ने उसकी बात सुनकर बेयकीनी से पलटकर अपनी दोस्त को देखा। उसे यकीन था पलवशे की इतनी लंबी तकरीर पर वो उसे नहीं कहेगी, क्योंकि अब तो लीजा को भी यकीन हो गया था कि वो एक बिगड़ा अमीरजादा है। हाँ जरूर, तुम जहां बुलाओगे वहां चली आऊंगी। वो खुशी से दमकते चेहरे के साथ पलवशे को पूरी तरह नजरअंदाज किए बोली, तो पलवशे के हाथ ढीले होकर लटक गए। लीजा कहती थी कोई भी लड़की उसे ना नहीं कह सकती है, क्योंकि अजलान खानजादा में मकनातीसी कशिश है जो इसे उसकी जानिब खींच लेती है। पलवशे बुरे मूड के साथ वहां से चली आई, जबकि अजलान इस बार भी जीत चुका था। उसे पलवशा को हराने में बहुत मजा आता था, क्योंकि पलवशा हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो भी अजलान खानजादा था। अजलान खानजादा और पलवशे रहमान दोनों एक ही क्लास में ज़ेर तालीम थे। कुछ महीने कबल ही ग्रेजुएशन की क्लासेस का बाकायदा आगाज हुआ था और पलवशे पर अजलान खानजादा का पहला इम्प्रेशन ही गलत पड़ा था। वो हमेशा लड़कियों के झुंझट में पाया जाता और पलवशे हमेशा लड़कों के साए से भी भागने वाली पढ़ाकू लड़की थी। पलवशे और लिजा यूनिवर्सिटी के शुरू दिन से दोस्त बन चुके थे, लेकिन लिजा की आदत कुछ अलग थी। वो हमेशा अजलान को देखकर यही कहती थी कि काश इस लड़के से दोस्ती हो जाए। वो बला का हसीन नौजवान था, पूरी क्लास उसकी दीवानी थी, और एक खूबी उसकी ये भी थी कि वो हमेशा हर चीज़ में आगे रहता। पढ़ाई और स्पोर्ट्स, कोई तकरीब, सब में वो अव्वल रहता था, जिसकी वजह से वो कुछ महीनों में यूनिवर्सिटी की तमाम लड़कियों का क्रश बन चुका था। वो कभी खुद को फ्रेंडशिप से दूर नहीं रखता था, उसे जो भी फ्रेंडशिप की ऑफर करता कबूल कर लेता। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद उसकी दोस्त थी और उसके बारे में कुछ गलत सुनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन पलवशे हर एक से उसकी बुराई करने में मसरूफ नजर आती थी। उसे अजलान से कोई बैर था या शायद उसे वो लड़कियां नहीं पसंद थी जो इस तरह के लड़कों को पसंद करती थी। पलवशे एक मोहब्बत पर यकीन रखने वाली लड़की थी। उसे यूं दोस्ती करना और टाइम पास लड़के सख्त नापसंद थे, और अजलान खानजादा तो उसे जहर लगता था। सुनो सारी क्लास, आज पलवशे के साथ मजाक करते हैं। पूरी क्लास में से एक लड़के ने प्लान बनाया। ये क्लास का मेन और शरीर ग्रुप था, और इस ग्रुप में अजलान खानजादा ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। पलवशे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, उससे तो पूरी क्लास डरती है, उसे रहने ही देते हैं। एक क्लास फेलो ने डरते हुए कहा था, अरे वो भला सा जुमला नहीं सुना, डर के आगे जीत है। अगर कुछ हुआ भी तो सबको ही डांट पड़ेगी।
दूसरे ने नादिर मशवरा देने की कोशिश की थी। चलो इस दफा शेरनी के मुंह में हाथ डालकर देखते हैं, एक लड़की ने बबल चबाते हुए कहा तो बाकी सब हाँ में सर हिलाने लगे। पलवशे 9 बजे के वक्त क्लास लेने क्लास में दाखिल हुई थी कि उस पर किसी ने पानी फेंक दिया। फिर साथ ही ऊपर से आटे की बाल्टी उस पर आन गिरी। पलवशे अचानक हमले पर बौखला सी गई और फिर सामने पूरी क्लास का कहकहा देखकर शदीद गुस्से में आ गई। अजलान सामने बैठा टांग पर टांग चढ़ाए बड़े मजे से ये शो देख रहा था। वो चंद सेकंड पहले क्लास में आया था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसे इतना शानदार मंजर देखने को मिलेगा। पलवशे पानी के बाद पूरी आटे में नहा चुकी थी। यू बास्टर्ड, वो समझी अजलान ने उसे उस दिन वाली बात का बदला लिया है। चटाख, पूरी क्लास पलवशे के इस अमल से शर्मतर हो गई। पलवशे ने सीधा जाकर अजलान को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। वो गाल पर हाथ रखे लहू रंग आंखों से उसे देख रहा था। ये उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात थी। एक लड़की ने पूरी क्लास के सामने उस पर हाथ उठाया था। वो मर्द था और उसे अपने मर्द होने पर बड़ा फख्र भी था। तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? सारी क्लास मुंह पर हाथ रखे दोनों को देख रही थी। पलवशा ने बिला सोचे समझे उसे चमाट तो मार दिया था, लेकिन अब अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं वो इस पर हाथ उठाकर बदना ना ले ले। क्योंकि तुमने मेरा पूरी क्लास के सामने तमाशा बनाया है, वो ऊंची आवाज में धाड़ रही थी। मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहना। मैं तुम्हें देखना, मजाक करना तो क्या, तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करता। और तुम कह रही हो ये सब मैंने किया है? वो आग बगोला होते हुए उसे ऊंची आवाज किए धाड़ा था। एक पल के लिए पलवशे भी लरस गई थी। अपनी इल्जाम तराशियां और गुरूर अपने पास रखो, ये ना हो किसी दिन मैं ये सब छीन लूं। वो लहू रंग आंखें उस पर गाड़े और उंगली उठाए उसे आखिरी वार्निंग दे रहा था। पलवशे पूरी सफेदी में ढकी हुई थी। अजलान के जाते ही कुछ लड़कियां पलवशे को जबरदस्ती क्लास से लेकर बाहर आ गई। वॉशरूम में जाकर उसके कपड़े साफ किए। सॉरी, हमें नहीं पता था तुम इन सब का इल्जाम अजलान को दोगी। ये सब पूरी क्लास की शरारत थी। अजलान को तो इल्म भी नहीं था कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। एक लड़की ने उसके कपड़े साफ करते उसे हकीकत से आगाह कर दिया था, लेकिन पलवशा ने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसे यकीन था कि अजलान इन सब में शामिल नहीं हो सकता। उन सब का मास्टर माइंड उसके नजदीक अजलान ही था और उसे चमाट मारने पर भी इसे कोई पछतावा नहीं था। आगे भी अगर उसे चमाट मारने के मौके मिले तो वो बिना डर और खौफ के उसे मार सकती है। पलवशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सुनती थी। हर एक को दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बताना वो अपना फर्ज समझती। कौन अच्छा है कौन बुरा, उसे सबकी समझ थी। अजलान यार गुस्सा ना कर, उसे नहीं पता था ये सब हमने प्लान किया था। वो तुझसे नफरत करती है, इसी वजह से तुझे ही मास्टरमाइंड समझ बैठी। एक लड़का उसे गुस्सा ठंडा करने का मशवरा दे रहा था। सारी क्लास अजलान के साथ थी। अजलान, तुम नहीं जानते पलवशे बहुत जिद्दी है। उसने ये मान लिया कि तुम बुरे इंसान हो तो सारी जिंदगी अच्छे नहीं बन सकते। लिजा उसकी करीबी दोस्त थी और जानती भी थी कि पलवशे किस तरह के माइंड सेट की है। मुझसे मोहब्बत करे या नफरत, आई डोंट केयर, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया है। डैम इट, वो बोलकर धाड़ा। एक चांस तो सबको मिलना चाहिए नाजलान, उसे भी दे दो। और ये भी तो देखो वो लड़की जात है, यूं लड़कियों से बदला लेना अच्छी बात नहीं होती। और तुम कौन सा ऐसे मर्द हो जो औरतों पर हाथ उठाओ या उनकी इज्जत खराब करो। लीजा ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की। औरतों की इज्जत करता हूं, इसीलिए वो आज थप्पड़ खाने से बच गई है, लेकिन अगली दफा इज्जत भी जाएगी और थप्पड़ भी खाएगी। उसे कहना मेरे रास्ते में भी ना आए। अजलान सिगरेट पांव में कुछ जलते उठ खड़ा हुआ। आज क्लास में सबका मूड बेहद खराब रहा था। अजलान और पलवशे तो उसके बाद से क्लास अटेंड करने ही नहीं आए थे। वो दोनों ही गुस्से में थे और एक दूसरे की शक्ल ना ही देखते तो बेहतर था, वरना कुछ भी होने से कोई नहीं रोक सकता था। पलवशे घर आकर बेसुध कमरे में पड़ी रही। उसकी मामा ने जब जब खाने के लिए बुलाया तो उसने यही कहकर टाल दिया कि मूड नहीं है, और दूसरी तरफ अजलान का भी कुछ इसी तरह का हाल था।
वो भी कमरे में बंद सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। गाल पर हाथ रखे सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था, यूं जैसे इससे बेहतर और अच्छा काम कोई है ही नहीं। यूं? वो कोई बुरा लफ्ज मुंह से निकालते निकालते रह गया। वो कभी गाली नहीं देता था, लेकिन पलवशी के लिए रूल्स तोड़ने वाला था। उसे यकीन था किसी दिन वह हदूद से बाहर निकल जाएगा और उसकी जिम्मेदार वो लड़की पलवशे होगी, जिसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर है कि उसका कैरेक्टर अच्छा है और बाकी सब कैरेक्टर लेस लोग हैं। बस एक मौका, उसके बाद गेम ओवर। पलवशे? बिना शर्ट के वो बैठा था। कसरती जिस्म जिम जाने की वजह से नुमाया हो रहा था। वो ख्यालों में पलवशे को सोचते हुए धाड़ा था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद से वो वहां बंद था और मुलाजिम के बार बार बुलाने पर भी वो बाहर नहीं निकला था। वो अमीर था, इकलौता था, लेकिन उसकी दुनिया बहुत तारीक थी। उसके माँ बाप की डाइवोर्स हो चुकी थी, जिसके बाद से वो अकेला था। माँ बाप दोनों ने उसे नहीं रखा था। दोनों शादियां करके अलग अलग बस चुके थे और वो हर चीज से महरूम रह गया था। वो खुद सर, जिद्दी, सब था। पलवशे से ज्यादा उसके अंदर अना थी और वो अजलान ही था जो उसकी अना का बुत तोड़ने वाला था और अपना बुत तोड़वाने वाला था। दोनों के खुद साख्ता बनाए गए बुत बहुत जल्द और तेजी से गिरने वाले थे। अजलान, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, हम मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी मंगनी करना चाहते हैं। मंगनी के बाद तुम्हारे पास भी कोई रिश्ता होगा। कब तक लड़कियों को दोस्त बनाकर वक्त गुजारते रहोगे? अजलान के चचा उसे बड़ी समझदारी से अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहे थे। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी का कोई असाइनमेंट तैयार कर रहा था। वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान नहीं था। हमेशा अपना काम खुद से कर लिया करता था। मैं अभी मंगनी, शादी कुछ नहीं करना चाहता चचा। अभी मुझे खुद को कुछ बनकर दिखाना है, अपना कैरियर बनाना है। फिर कहीं जाकर सोचूंगा कि मुझे शादी करनी भी चाहिए कि नहीं। शादी करने से बंदा खुशबाश रहने लगता तो मेरे माँ बाप एक होते, या फिर दूसरी शादी करके वो खुशी महसूस करते जिसकी चाह में उन लोगों ने रास्ते जुदा किए थे। मेरे लिए शादी जैसा रिश्ता मैटर नहीं करता। वो लैपटॉप गोद में रखे पांव फैलाए सोफे पर लेटने के अंदाज से बैठा था, जबकि चचा सामने सोफे पर पांव जमाए बैठे थे। उसकी शक्ल बड़ी गौर से देख रहे थे। उसके माँ बाप ने उसे लग्जरी लाइफ दे रखी थी और उस लग्जरी भरी जिंदगी में वो हुमा को शामिल करना चाहते थे, जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। हर वक्त मेकअप और महंगे ड्रेसेस से खुद को संवार कर रखती थी। उनके नजदीक हुमा में कोई बुराई नहीं थी, जिसकी वजह से अजलान खानजादा उसे ठुकरा देता। ठीक है, अभी तुम्हारी ये सोच है, लेकिन आगे जाकर तुम्हारी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी। फिर तुम्हें कोई लड़की तलाश करनी होगी। वो अभी तक अपनी बात पर अड़े हुए थे। अजलान ने उनकी जानिब देखा। वो उसके बाप से काफी मुशाबहत रखते थे, जिसकी वजह से अजलान जल्दी उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करता था। चचा, मैं किसी लड़की से ना शादी करूंगा और ना मंगनी। आप प्लीज जाएं, मुझे काम करने दे। उसका लहजा सर्द होने लगा। उसे जो बात पसंद ना हो, सामने वाला उसी बात पर अड़ जाता था। हुमा तो तुम्हारे साथ ही की है। बचपन में भी तुम दोनों की काफी गहरी दोस्ती थी और अब भी तुम दोनों काफी जगह साथ फिरते हो। तुम्हें नहीं लगता हुमा तुम्हारी जिंदगी के लिए बेस्ट ऑप्शन होगी? चचा ने सीधे तरीके से बात करना इस बार मुनासिब समझा, ताकि वो सीधा अजलान को इस रिश्ते के लिए राजी कर सके। मुझे हुमा जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जिन्हें बस मेकअप और महंगे कपड़े पहनकर खुद को फैशन शो करने का शौक हो। वो तड़क से कहता सर झटकने लगा। चचा उसकी बात सुनकर उनका मुंह खुल गया। हुमा की आज तक किसी ने इस तरह इंसल्ट नहीं की थी और अजलान तो उसका बचपन का दोस्त था। तुम उन 2 कौड़ी की लड़कियों के लिए मेरी बेटी को ठुकरा रहे हो, वो जो तुम्हारे साथ वक्त गुजारी करती हैं? चचा ने बदला लेने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अजलान की मुस्कुराहट ने उन्हें ताज्जुब में डाल दिया था। मैं उनके साथ खाना खाता हूं, घूमता फिरता हूं, लेकिन उनको उनकी लिमिट में रखता हूं और खुद भी रहता हूं। उनके साथ रातें रंगीन नहीं करता
اور نہ کبھی کی ہیں. البتہ آپ کی بیٹی آفر کرے تو مجھے. ازلان. ان کی چیخ پر ازلان نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی. کسی کے کریکٹر کو جج کرنے سے پہلے سوچ لیں آپ بھی بیٹی والے ہیں. جن لڑکیوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ سب شریف گھرانے کی لڑکیاں ہیں, کلاس فیلوز ہیں. مگر آپ کو تو مرد عورت کو ساتھ دے کر ایک ہی بات دماغ میں آتی ہے, کیونکہ آپ اپنے بھائی پر گئے ہیں. وہ سرخ آنکھوں سے کہتے ہوئے اٹھا, ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھاما اور سلیپر پاؤں میں اڑاتے سیڑھیاں تیز رفتاری سے پھلانگتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گیا. چچا بے سد سے صوفے پر گر گئے. ازلان کے لفظوں نے ان کے دل پر بہت گہرا وار کیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ازلان ہما کے لیے ایسے لفظوں کا استعمال کرے گا. انہیں یقین تھا وہ تو کبھی ہما کے لیے انکار کر ہی نہیں سکتا, لیکن اس کے دل میں ہما کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی. وہ ڈھیلے قدموں سے اٹھتے ہوئے باہر کی جانب نکل گئے. ازلان کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ بیڈ پر پھینکتا اپنے میز پر سے ایک ایک چیز اٹھا کر پھینک رہا تھا. کیوں سب کو میری دولت پیاری ہے, کیوں؟ وہ اچانک کارپیٹ پر بیٹھ کر دھاڑا تھا. اسے ہمیشہ لڑکیوں کا اپنی جانب متوجہ ہونا سمجھ آتا تھا. وہ ایک ہینڈسم تھا, دوسرا وہ امیر تھا. انہیں ان کی آسائش کی چیزیں فراہم کر سکتا تھا. لڑکیوں کو بس یہی دو چیزیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں؟ لڑکیاں خوبصورت دلوں کے اندر جھانک کر کیوں نہیں دیکھتی؟ وہ بے بسی سے اپنی لگژری لائف کو آگ لگا دینا چاہتا تھا, ہر چیز تباہ کر دینا چاہتا تھا. اسے خود سے شدید نفرت ہونے لگی تھی. وہ کن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچا تھا, کسی کو پرواہ ہی کب تھی. ازلان کافی وقت تک وہاں بے سد پڑا رہا. رات کا سیاہ آسمان پر چاند اتر آیا تھا, لیکن ازلان کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی. وہ بہت زیادہ ہرٹ تھا. وہ ہما کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پر بھی ہرٹ تھا, لیکن وہ کیا کرتا, غصہ اسے چچا نہیں دلایا تھا. وہ بات رفع دفع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. چچا نے اپنی اور اپنی بیٹی کا عزت کا پاس نہیں رکھا تھا. نہ وہ ہما کا نام بیچ میں لاتے اور نہ بات اتنی آگے نکلتی. وہ واقعی شادی جیسی چیز سے بھاگتا تھا. اس نے اپنے ماں باپ کی زندگی سے اچھا تجربہ حاصل کیا تھا کہ اب شادی کرنے سے انکاری تھا. ازلان اور پلوشے کا سامنا یونیورسٹی میں دوسرے دن ہوا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو بے حد نفرت سے دیکھا. ازلان نے اسے اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. اس کے بس میں ہوتا تو وہ پلوشے کا نام و نشان اس زمین سے مٹا چکا ہوتا. اسے اپنی ماں کی بات جو عورت سخت ناپسند تھی وہ پلوشے تھی. یار تو کیا اس مغرور حسینہ کی باتوں کو دل پر لیتا ہے؟ وہ بس مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان لڑکیوں کے طریقے ہیں. خود کو پارسا بتا کر لڑکوں کی اٹینشن حاصل کرنا چاہتی ہیں بس. ایک لڑکے نے پلوشے کے کردار پر تبصرہ کیا تھا. مجھے یہ لڑکی زہر سے بھی زیادہ زہر لگتی ہے. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ یہ ازلان خانزادہ پر ہاتھ اٹھا سکے؟ یہ لڑکی اپنی عزت ایک عزت دار مرد کے ہاتھوں گنوائے گی اور کچھ نہیں. وہ کلاس میں بیٹھا پلوشے کی پیٹھ دے کر کوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا. پلوشے کے پلٹ کر دیکھنے پر اس کے ماتھے پر کئی بل نمایاں ہوئے. وہ کسی لڑکی کے پکارنے پر اس کی بات سن رہی تھی. سفید گلابی سی رنگت اور لمبی پلکیں, کانوں میں دمکتے ٹاپس, لبوں پر ہلکی پنک لپسٹک, اس کی دبلی پتلی سی جسامت. وہ حسین تھی بنا کسی شے کے, لیکن یہ بات بھی قابل فخر تھی کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا. صرف چند لڑکیاں اس کی دوست تھیں. ہر ایک سے وہ دوستی بھی نہیں کرتی تھی. لیزا بھی اس کی دوست تھی, لیکن وہ بہت کم اس کے ساتھ پائی جاتی تھی, کیونکہ لیزا ہمیشہ ازلان کو ڈیفینڈ کرتی تھی اور پلوشے سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ جتنی مغرور ہے نا, اس کا بھرم ویسے ہی ٹوٹ جائے گا. تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں اسکالرشپ پر پڑھ کر خود کو 30 مار خان سمجھ رہی ہے. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ان پڑھ لوگوں کا ہے. اس کا باپ معمولی ملازم اور ماں گھروں میں کام کرتی ہے. اس پر اس کی اکڑ دیکھنے والی ہے. ایک لڑکی نے نخوت سے کہا تو ازلان نے اس کی جانب رخ پھیرا. تمہیں اتنا سب کچھ کیسے معلوم؟ اس نے حیرت سے سوال پوچھا. لیزا اس کی قریبی دوست ہے اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہے.
یہ इकलौती है और माँ बाप की इज्जत भी। अगर अब कुछ किया तो उसे एक रात यूनिवर्सिटी में बंद रखेंगे, तो इसकी इज्जत यूं ही दागदार हो जाएगी और तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों? उस लड़की ने मुस्कुराकर अजलान को मशवरा दिया। अभी उसे दूर रहने का मशवरा दिया है, देखते हैं कितने दिन काम करता है। वैसे उसे मेरे मामले में टांग अड़ाए बिना सुकून कहाँ मिलता है। अजलान ने अपनी असाइनमेंट खोलते आखिरी तबसरा पलवशे पर किया था। सब उसकी हरकत समझ चुके थे। वह पलवशे नामे पर कोई बात ना करे, लिहाजा सब अपने अपने कामों की जानिब मुतवज्जो हो गए। मैं कब से देख रही हूं अजलान और उसका ग्रुप तुम्हें देख रहा है, पलवशे की दोस्त ने उससे कहा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वाकई उसे देख रहे थे, लेकिन अब वो सब क्लास के लेक्चर्स की जानिब मुतवज्जो थे। देखने से क्या होता है, मैं तो उसे अच्छा मजा चखा चुकी हूं। आइंदा वो मुझे हर लड़की की तरह ट्रीट नहीं करेगा। मुझे भी अपनी डेट गर्ल समझ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं पलवशे हूं। वो ऐसी लड़की थी, अपनी नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देती थी। और फिर पलवशे के मुताबिक अजलान ने क्लास में उसका मजाक बनाया था। उसका बदला तो बनता था। अगर मजीद गुस्सा आता तो वो एक की जगह 4 थप्पड़ रसीद करती। तुम बहुत एटीट्यूड गर्ल हो यार। क्या हो जाता अगर तुम उसको यूं ही जाने देती? और मैं कह रही हूं, कल जो कुछ हुआ उसमें अजलान का बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं था। उसे तो सारा मंजर देखकर खुद शौक लगा था। उस लड़की ने हिमायत की तो पलवशे के सर पर लगी और तलुओं पर बुझी। तुम भी उसकी हिमायत में आ गई? ये क्या पूरी यूनिवर्सिटी उसी की मलकियत है? पलवशे ने गुस्से से पूछा तो वो गड़बड़ा सी गई। मेरा वो मतलब नहीं था यार। अजलान, इस अजलान खानजादा का नाम अब मैं बिल्कुल ना सुनूं। मेरी बला से वो था या नहीं था, लेकिन उसने मेरी सिचुएशन देखकर हंसा था, कहकहा लगाया था। और तुम कहती हो वो नहीं था। वो मास्टरमाइंड था इन सब का। आइंदा अगर कुछ किया तो ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। मैं भले किसी मामूली फैमिली से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन ऐसे टेढ़े लोगों को सुधारना मुझे खूब आता है। क्लास खत्म हो जाने पर पलवशे तन फन करती क्लास से निकल गई, जबकि उसकी दोस्त सर पकड़कर बैठ गई। क्या तुम भी पलवशे से बेजार आ गई हो? अजलान के ग्रुप से एक लड़के ने गुजरते हुए पूछा तो सबने सुनकर कहकहा लगाया। वो बेचारा सा मुंह बनाकर रह गई। नाश्ता तैयार है पलवशे, उसकी माँ ने उसे आवाज लगाते कहा तो वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के बाद दस्तरख्वान पर पहुंची। पलवशे, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? सब ठीक है ना? पलवशे के बाबा ने नाश्ता करते उसे पूछा। जी बाबा, सब ठीक चल रहा है। अब तो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। देखिएगा मेरा जीपीएस बहुत अच्छा है। उसने मुस्कुराते हुए अपने बाबा को यकीन दिलाया। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, उन्होंने सराहते हुए कहा तो पलवशे और उसकी मां मुस्कुरा दी। वो मुझे एक बात करनी थी, उन्होंने गला खंगार कर बोला। जी बाबा। पलवशे नाश्ते छोड़कर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। फहीम ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। हमारी तरफ से तो हाँ है। हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, तुम्हें वकार कैसा लगता है? क्या तुम्हारी तरफ से भी हाँ है? पलवशे कई बार वकार से मिल चुकी थी और वो दिखने में अच्छा भी था और पढ़ा लिखा भी। उसे वकार में अपने लिए कोई कमी नजर नहीं आई थी। बाबा, लेकिन मेरी पढ़ाई, वो आंखों में नमी लिए बोली तो उसके बाबा ने नफी में सर हिलाया। अभी सिर्फ निकाह होगा, पढ़ाई के बाद शादी होगी। बेफिक्र रहो, अगर उन लोगों ने पढ़ाई के दौरान शादी करने को कहा तो मैं जरूर ये शर्त रखूंगा कि मेरी बेटी को पढ़ने दे। उसके बाबा ने कहा तो वो हल्की फुल्की हो गई और मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया। उसने अपनी रजामंदी दे दी थी। उसके मामा बाबा बेहद खुश हुए थे। उन्हें अपनी बेटी से यही उम्मीद थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तकदीर बहुत जल्दी अपना खेल खेलने वाली है। पलवशे यूनिवर्सिटी बहुत खुश आई थी। उसे खुद में अलग सी तब्दीली महसूस हो रही थी। वो कुछ महीनों में किसी की बीवी होगी और जो उसका शौहर होगा वो भी देखने से ताल्लुक रखता होगा। पलवशा के चेहरे पर अलग सी खुशी थी। उसे अजलान खानजादा जैसा मगरूर मर्द बिल्कुल पसंद नहीं था।
اسے تو بس رحم دل سا شوہر چاہیے تھا جو صرف اور صرف اس کی خوشی کا خیال رکھے، اسے چاہے، اسے سراہے اور اسے وہ کرنے دے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ پلوشے، کیا بات ہے، آج چہرے پر بڑی رونق لگی ہے؟ پلوشے کی دوست نے یونیورسٹی کے گیٹ سے اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس سے یونیورسٹی آتی تھی جبکہ باقی سب کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ ہاں، خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے خوشی کا راز چھپا گئی۔ وجہ نہیں بتاؤ گی؟ اس نے تجسس سے پوچھا تو وہ نام سر ہلانے لگی۔ یار میں تمہاری دوست ہوں، وہ برا مان گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی ہو، وہ بھی کسی زمانے میں میری دوست ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، پلوشے نے لیزا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ازلان کے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ اس کو چھوڑو، میں کبھی ان کے گروپ میں نہ جاؤں، اس نے مغرور لہجے میں کہا تو پلوشے ہنس دی۔ مجھے یقین ہے تم بہت جلد مجھے دھوکہ دو گی۔ پلوشے کے یقین پر اس نے دھیان نہیں دیا۔ آج کل کلاس کافی مصروف نظر آ رہی تھی، وجہ سیمسٹر کا بہت جلدی سر پر سوار ہونا تھا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بنا کسی مشغلے کے پڑھائی میں مصروف تھے۔ پلوشے کیفیٹیریا کی طرف آئی تو دیکھا وہاں رونق لگی ہوئی ہے اور پلوشے کی دوست ازلان کی برتھ ڈے کا نغمہ سب کے ساتھ مل کر گنگنا رہی ہے۔ پلوشے کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ازلان کی نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی تو اس نے طنزیہ مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تم تو بالکل اکیلی ہو گئی ہو۔ پلوشے نے رخ پھیرا اور تیز قدموں سے ان کے گروپ سے دور ہوتی چلی گئی۔ اسے رہ رہ کر اپنی دوست کا غلط ثابت ہونا یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ اتنی جلدی اسے چھوڑ کر وہاں جا بیٹھے گی۔ پلوشے یار، سوری بول تو رہی ہوں، لیزا نے بلایا تھا اور پھر ازلان کی پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کال پر کال کر رہی تھی، کال ریسیو ہونے پر وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ تم کسی کے ساتھ جو بھی کرو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پلوشے بلا وجہ اس سے اپسیٹ تھی۔ پلوشے، کب تک لوگوں کو خود سے جوڑنے کے لیے ایسی حرکتیں کرو گی؟ ہر انسان کی اپنی لائف ہے، میں اگر تمہیں کہوں اس سے بات نہ کرو تو تم کرو گی ایسا؟ میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتی، نہ تم مجھے، تو پلیز یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر پلوشے نے کال بند کر دی اور رونے لگی۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی اگلے مہینے نکاح طے پا گیا ہے، اسی لیے تیاری کرنی ہے۔ نکاح لاسٹ سیمسٹر والے دن رکھا گیا تھا اور پلوشے کو محض کپڑے پہن کر چیک کرنا تھے۔ مزید اس کی ساری تیاری وقار اور پلوشے کی ماں کر رہے تھے۔ پلوشے سب بھلائے سیمسٹر کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور نکاح کی تیاری گھر والے زور و شور سے کر رہے تھے۔ لاسٹ پیپر سے ایک دن پہلے، لیزا میری بات تو سنو۔ ازلان سیڑھیوں پر سے تیزی سے اتر رہا تھا اور پلوشے اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ اچانک ازلان کی گھڑی کا کنارہ پلوشے کے کندھے سے لگا اور ازلان جس تیزی سے نیچے اتر رہا تھا، پلوشے کے کندھے سے کپڑا پھٹتا چلا گیا۔ پلوشے کندھے پر ہاتھ رکھے حیرت اور بے یقینی سے مڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ازلان اس کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ سو سوری، ازلان تیزی سے بولتے اس کی طرف آیا تھا، لیکن پلوشے کی اگلی حرکت نے پوری یونیورسٹی کو اسٹیچو بنا دیا تھا۔ چٹاخ، زناتے ڈار تھپڑ کے ساتھ پلوشے نے اس کی شرٹ بھی پھاڑ دی تھی۔ ازلان خانزادہ کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ تم گرے ہوئے نیچ انسان، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ لڑکیوں کی عزت تمہارے لیے کھیل تماشا ہے؟ لڑکیوں کے جسم کے بھوکے انسان، تم تو کتے کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ پلوشے کی کینچی جیسی چلتی زبان اور ازلان کا ہولیا پوری یونیورسٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ پوری یونیورسٹی اور یہاں آنے والی لڑکیاں تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ پلوشے تو تمہاری ملکیت ہرگز نہیں ہے۔ آئندہ احتیاط کرنا اور یہ زناٹے دار چماٹ یاد رکھنا، لڑکیوں کی عزت کرنے میں آسانی ہوگی۔ پلوشے کھری کھری سنا کر وہاں سے چلی گئی اور بیگ سے رومال نکال کر اپنے کندھے پر باندھ لیا، جس سے اس کا جسم ڈھک گیا۔ پوری یونیورسٹی ابھی تک شاک تھی کہ پلوشے نے اس بار تمام حدیں پار کر دی تھی اور ازلان وہاں سے چپ چاپ نکل گیا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا وہ اتنی آسانی سے پلوشے کو وہاں سے جانے دے گا۔
आज की रात गुजर जाए पलवशे, कल का सूरज तुम्हारे लिए तबाही लेकर आएगा। उसे इल्म नहीं था, वाकई पलवशे के लिए कल का सूरज तबाही ही लाने वाला था। क्या बात है, कोई स्किन केयर करवाया है? एक क्लास फेलो ने पलवशे की गुलाबी रंगत को देखते कहा। हाँ, आज मेरा निकाह है ना, मामा ने बेसन वगैरह लगाया था। पलवशे ने हंसकर जवाब दिया तो उसकी चीख निकल गई। वाह भाई, छुपी रुस्तम, आज तुम्हारा निकाह है और तुम आज बता रही हो? वो हैरत से उसकी चुटकी नोच रही थी। बता दिया ना अब तो। वो हंसकर पार्किंग एरिया की जानिब आई तो वो पूरा खाली था। लगता है सब पेपर्स के फौरन बाद पार्टी करने निकल गए। उसे नहीं मालूम था अजलान ने सबको ट्रीट दी थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी इस वक्त खाली हो गई थी। वो कदम कदम चलती मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थी कि अजलान ने उसके मुंह पर पीछे से रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और गाड़ी में डालकर तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाने लगा। बदला, मैं अब अपना बदला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत मुश्किल से कल से अब तक का वक्त गुजारा है। वो गुस्से से लब भींचे ड्राइविंग कर रहा था। अपने घर लाते वो पलवशे को अपने बेड पर लेटाकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। आज इसे मालूम होगा इज्जत जाना किसे कहते हैं। अजलान के सर पर खून सवार था। पलवशे ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर है। जहन जैसे जैसे बेदार हुआ उसे याद आया किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कुछ रखा था और उसके बाद से इसे कुछ भी याद नहीं था। सामने नजर पड़ते ही उसने अजलान को देखा था। वो सख्त नजरों से उसे घूरते हुए देख रहा था। पलवशे ने खुद पर निगाह दौड़ाई और दीवार पर लगी घड़ी पर वक्त देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। आज उसका निकाह था, उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए था। उसके माँ बाप की इज्जत उसके हाथों में थी और वो यहाँ किसी गैर मर्द के कमरे में पड़ी हुई थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, आज मेरा निकाह है, मेरे घर वाले मर जाएंगे, प्लीज जाने दो। उसने पलवशे का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो गिड़गिड़ाती हुई उससे इल्तिजा करती मुसलसल घड़ी को देख रही थी। बुलाओ किसी को, अब आकर तुम्हें मेरे चुंगल से छुड़वाए। मैं भी देखता हूं कौन आता है तुम्हारी मदद के लिए। अजलान खानजादा पलवशे को दीवार से पिन करते, उसके फरार की तमाम राहें बंद करते, उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धाड़ा। पलवशे को आज सही मायनों में मालूम हो रहा था इतने वक्त से वो जिसे जलील कर रही थी वो एक मर्द था। मुझसे दूर रहो प्लीज और मुझे जाने दो, मेरे घर वाले। वो मुसलसल कपकपाती हुई लरस रही थी। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, तुम्हारी आज डबल बदनामी होगी, एक निकाह पर ना पहुंचने पर और दूसरा एक मर्द के साथ रात गुजारने पर। वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठ गया जबकि पलवशे नफी में सर हिलाती उस तक आई। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मर जाएंगे, मैं उनके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे कबूल है। वो लरसती कपकपाते हुए उसके हाथ पर हाथ रखे गिड़गिड़ा रही थी। सॉरी बेबी, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है, जबकि किसी भी मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुम मेरे मामलात में टांग अड़ाना नहीं छोड़ती थी, इसलिए तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। एक दफा थप्पड़ मारा और आज मुझ पर वो इल्जाम लगाए हैं कि मुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तो प्लीज अपने यकीन को पूरा करो और बताओ मुझे कि मैं इतना ही गलीज इंसान हूं जितना तुमने तसव्वुर किया हुआ है। वो पलवशे की जानिब बढ़ता हुआ बोल रहा था। पलवशे आंसुओं से तर चेहरे के साथ नफी में गर्दन हिला रही थी। उसकी सारी अकड़ कहीं भाग सोई थी। याद था तो सिर्फ इतना कि घर ना पहुंची तो ना जाने क्या होगा। प्लीज 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 मुझे जाने दो, मेरा निकाह है आज। वो रोते हुए मुसलसल इल्तिजाएं कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसका गिड़गिड़ाना एंजॉय कर रहा था। पहले मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूं, उसने लबों को देखते कहा तो पलवशे ने उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया। नहीं प्लीज, मुझे बाहिफाजत घर जाने दो, वो अपने गिर्द बाजू लपेटते हुए बोली। एक शर्त पर जाने दूंगा, मुझसे अभी के अभी निकाह करना होगा। अजलान खानजादा की बात सुनकर पलवशे ने झटके से रुख उसकी जानिब मोड़ा। नहीं, मेरा निकाह है आज। वो चीख कर रो पड़ी थी। उसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था।
ایک تو اغوا کر کے یونیورسٹی سے اٹھا لیا تھا اور اس کے نکاح میں کچھ گھنٹے باقی تھے. وہ دوہری اذیت کا شکار ہو رہی تھی. پھر میں بنا نکاح کے اپنا کام نکلوا لوں گا، وہ بولتے ہوئے جھکتا چلا گیا جب پلوشے نے جھٹکے سے اسے دور کیا. ٹھیک ہے، نکاح کر لو، لیکن میں گھر جا کر اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کروں گی. وہ اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی. تمہیں معلوم ہے نکاح پر نکاح جائز نہیں ہوتا سویٹ ہارٹ. وہ اسے اپنے نزدیک کیے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. تم مجھے کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. تم مجھے تھپڑ مار کر بدلہ لے لو. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرا رہی تھی. سوری، میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، جبکہ سامنے تم جیسی بدتمیز اور مغرور لڑکی ہی کیوں نہ ہو. وہ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بولا تو پلوشے نے نفی میں سر ہلا دیا. مجھ سے نکاح کر کے تمہیں ہمیشہ میری نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. کر لوں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے لرزتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں کبھی تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. وہ انگلی اٹھاتی اسے ڈرا رہی تھی. جب ایک کمرہ شیئر کریں گے تو قریب میں تمہیں خود کر لوں گا. آج سے پہلے اذلان کو اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا تھا جتنا اسے یہاں لا کر آ رہا تھا. میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے 8 بجے تک گھر چھوڑو گے اور یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے. وہ انگلی اٹھاتی آنسو بھری آنکھوں سے اسے وارن کر رہی تھی. لیکن نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے. وہ بھی اسے وارننگ دینے سے باز نہیں آیا تھا. میں اپنے طریقے سے اس نکاح سے انکار کروں گی. تم اس معاملے سے دور رہو اور اپنا بدلہ لو. ایک لڑکی کی عزت خراب کرو اور اس کے ماں باپ کو جیتے جی قبر میں اتار دو اور سمجھ لو بدلہ پورا ہو گیا. لیکن نہیں، تمہیں میری بد دعائیں لگیں گی اذلان. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی. اس دوران اذلان کے گواہان اور مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے. پلوشن نے روتے پیٹتے نکاح قبول کیا تھا. اس کے بعد اذلان نے اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑ دیا. گھر میں کچھ مہمان تھے اور کچھ مہمانوں نے وہاں آنا تھا. ماما میری بات سنیں. پلوشے ذہن میں تانے بانے جوڑتی آن پہنچی. تم نے حد کر دی پلوشے. تمہاری دوست کی کال آئی تھی. تم پارلر سے 8 بجے تک آ جاؤ گی، لیکن تم تو ریڈی ہی نہیں ہوئی. جلدی کرو بچے. پلوشے کی ماں کو اذلان نے کال کروائی تھی، لیکن پلوشے کو اس کی کال کروانے پر بے حد غصہ آیا تھا. اماں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی. پلوشے نے سر جھکائے کہا. کیوں نہیں کر سکتی؟ پلوشے کے بابا نے بھی اس کے الفاظ سن لیے تھے. میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. وقار سے نکاح نہیں کر سکتی. مجھے وہ نہیں پسند. بہت سے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی اس نے دیدہ دلیری سے کہا تھا. چٹاخ. اس کی ماں نے کان کے نیچے ایک چماٹ دھرا جس کی وجہ سے اس کا گال سرخ ہو گیا. اس رشتے کے لیے ہم نے تم سے پوچھا تھا، جب یہ بکواس کیوں نہیں کی، اور اب اچانک تم اس نکاح سے انکار کر رہی ہو. اس کے بابا اس کی بات سن کر لرز گئے تھے. سب چھوڑے، یہ فہیم کی کال آ رہی ہے، یہ سنیں. پلوشے کی ماں نے بجتا ہوا فون ان کو تھمایا. کیا؟ انہوں نے حیرت سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں سب مہمان جمع ہیں. انہوں نے سوچا تھا پلوشے کو بہلا کر یہ نکاح کروا دیں گے، لیکن فہیم کی کال سن کر وہ صحیح معنوں میں ہل کر رہ گئے تھے. فہیم کہہ رہا ہے وقار گھر نہیں ہے، اس کا سامان بھی غائب ہے. پلوشے کے بابا ایک جانب بیٹھتے بتا رہے تھے. پلوشے کا انکار چھپ گیا تھا، جبکہ وقار کا بھاگ جانا نکاح نہ ہونے کا سبب بن گیا. اس لڑکے کو کال کر کے بلاؤ جسے پسند کرتی ہو. پلوشے کے بابا نے اسے کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی. وہ تینوں کچن میں کھڑے مہمانوں سے دور باتیں کر رہے تھے، جبکہ مہمان وقار کے بھاگ جانے پر چمگوئیاں کر رہے تھے. میرے پاس نمبر نہیں ہے. پلوشے نے گردن جھکائے کہا. کسی سے بھی لے کر اس سے رابطہ کرو. اسے اگلے 1 گھنٹے تک یہاں ہونا چاہیے. تمہاری پسندیدگی اس معاملے میں چھپ جائے گی. پلوشے کے بابا کا اس پر سے مان ختم ہو گیا تھا. پلوشے نے روتے ہوئے لیزا کو کال کی اور لیزا سے نمبر لے کر اذلان کو کال کی اور اسے گھر آنے کو کہا. وہ اس کی کال کی فوراً بھاگا چلا آیا
और फिर पलवशे को दुल्हन बनाकर निकाह पढ़वाया गया और उसी वक्त रुखसत भी कर दिया गया। अजलान इस अमल पर हैरान रह गया था। निकाह पर निकाह, वो भी एक शख्स से। हमारा आज से तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा इस इंसान का घर ही तुम्हारा घर है, उसके बाबा ने साफ लफ्जों में कहा और मुड़कर घर में चले गए। उसकी माँ भी मेहमानों को अलविदा कहने जान छुड़ाती चली गई। अजलान को काफी दुख पहुंचा। वो इस लड़की से उसके अपने छीन चुका था। उसे अंदाजा नहीं था बदले का ऐसा नतीजा निकलेगा। देख लिया तुमने, अब खुश होना, मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूं। वो रोते हुए पूरे रास्ते गाड़ी में सूं सूं करती आई थी। आराम करो, मैं दूसरे रूम में हूं। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने निकाह मजाक में किया था, बस कुछ दिन रखकर सीक्रेट तलाक देकर उसे फारिग करता और खत्म। बस उसे कुछ दिन ज़हनी अजियत में रखना था, लेकिन उसे इल्म नहीं था ये ज़हनी अजियत उसे अजियत पहुंचा जाएगी। वो अब मुकम्मल उसकी बीवी बनी उसके कमरे में पड़ी थी। दोनों में से किसी ने खाना तक नहीं खाया था। अपनी अपनी जगह गलतियों पर पछता रहे थे। वो बुखार में सुबह तक फिंक रही थी। अजलान उसकी पट्टियां कर रहा था और उसे पहली बार इतने करीब से देखने पर धड़कन बेकाबू हो रही थी। पलवशे का जब बुखार उतरा तो अजलान ने उसे नाश्ता करवाया। वो नाश्ते से बार बार मुंह मोड़ लेती, इसलिए अजलान ने पहले उसके दोनों हाथ पकड़े, फिर उसके मुंह में जबरदस्ती नवाले डाले। पलवशे सारा दिन और रात कमरे में बंद रहती, जबकि अजलान अपने रोजमर्रा के काम कर रहा था। उसने अपने कमरे से अपना सामान हटाकर उसका सामान रख दिया था। कपड़े से लेकर उसके लिए हर जरूरत का सामान मौजूद था। पलवशे, मैं सिर्फ तुमसे अपनी तौहीन का बदला ले रहा था। निकाह भी इसीलिए किया था क्योंकि तुम मुझसे डर रही थी, लेकिन मैं इन सब में तुम्हें अकेला नहीं करना चाहता था। वो सोई हुई पलवशे के करीब बैठे हल्की आवाज में बड़बड़ा रहा था। पलवशे उसकी आवाज सुनकर जाग गई थी। मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं समझ नहीं आ रहा, या तुम्हारे पेरेंट्स को सब हकीकत बताकर तुम्हें तलाक दे दूं? यही सही रहेगा। तुम मुझसे नफरत करती हो तो फिर मेरे साथ कैसे रह सकती हो? वो खुद से बातें करता वहां से कुछ देर बाद चला गया, जबकि पलवशे कंफर्टर ओढ़कर बेआवाज रोने लगी। क्या वाकई अजलान इतना बुरा नहीं था? वो उसकी बीवी थी, फिर भी वो कमरे में आकर उससे अपना हक नहीं मांगता था और ना ही उसे बदतमीजी करता था, बल्कि उल्टा उसका ख्याल रखता था। उसका गिल्ट इसे नरम कर गया। अजलान ऐसा नहीं था जैसे वो समझती आ रही थी, और फिर उससे अगली सुबह ये बात साबित हो गई थी। अजलान रात अपना मोबाइल वहीं भूल गया था। सुबह लीजा की कॉल से पलवशे की आंख खुली। उसने कॉल उठाकर हेलो कहने वाली थी कि लीजा शुरू हो गई। अजलान, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। मैं जानती हूं तुम लड़कियों को दोस्त की हैसियत से ट्रीट करते हो, लेकिन मैं क्या करूं? तुम उन्हीं अदाओं की वजह से मेरे दिल में आ गए हो। प्लीज मुझसे मोहब्बत कर लो, हम शादी कर लेंगे। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं और हमारे ग्रुप की सारी लड़कियां भी मुझसे जेलस होती हैं। तुम कब तक लड़कियों की आहों को इग्नोर करोगे अजलान? उसने अजलान का नाम इतनी मोहब्बत से लिया कि पलवशे ने कॉल काट दी। समझती क्या है खुद को? मुझे मजा आएगा जब उसे मालूम होगा कि अजलान मेरा शौहर है। वो ख्यालों में सोचती खुद को झिड़कने लगी कि आखिर वो क्या सोच रही है। 4 माह हो चुके थे। पलवशे अजलान के ला कहने के बावजूद भी उसके साथ ना यूनिवर्सिटी जाती थी, ना उसके साथ आती थी। अजलान को लड़कियों में देखकर कुटती रहती थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी। उसने अपना रवैया पलवशे से बिल्कुल ठीक कर लिया था। उसके घर वालों को सारी कहानी बताकर माफी भी मांग ली थी। उन दोनों ने पलवशे से ताल्लुक ठीक कर लिए थे, लेकिन पलवशे अभी तक अजलान को समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो पागल तो अपनी बीवी का दीवाना हो चुका था। अक्सर जहां वो होती वो वहीं पहुंच जाता। सब नोट कर रहे थे अजलान और पलवशे बदल गए हैं। मैं क्या करूं? वो हर वक्त मेरे जहन पर सवार रहता है। पलवशे बेजारी से कमरे से उठकर बाहर निकल आई थी। पलवशे, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? वो पलवशे को देखकर पूछने लगा।
उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। अजलान ने मौका देखा और पलवशे को करीब किए उसके चेहरे को तकने लगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं पलवशे। वो उसके चेहरे पर आई जुल्फों को कानों के पीछे करने लगा। क्या तुम मुझे माफ करके एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो? मैं बहुत तन्हा हूं, वो बेचारगी से बोला। तो पलवशे ने घूरा, इतनी सारी गर्ल फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स हैं, बीवी नहीं। बीवी तुम हो, मोहब्बत तुम हो, प्यार तुम हो और इश्क भी तुम हो। पलवशे, तुम सिर्फ तुम हो। उसके इजहार पर पलवशे ने अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। वो भी खुद से लड़ लड़ कर थक चुकी थी और अजलान और उसकी किस्मत को कबूल कर चुकी थी। फिर मैं वो काम करूं जिससे तुम प्रॉपर शर्मा सको, वो उसकी गर्दन चूमते बोला। कल से हम यूनिवर्सिटी साथ जाएंगे। पलवशे ने आंखें बंद किए कहा, मैंने सोचा था मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में एक लड़की ने आकर मेरे ख्वाब तोड़ दिए। उसने पलवशे को बेहद नजदीक करके कहा। पलवशे का सारा वजन अजलान पर था, वरना तो पलवशे में हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ी रह सकती। मुझे लगता है हमारा यूं मिलना किस्मत में था। पलवशे की बात सुनकर अजलान ने जोरों शोर से सर हिला दिया। कल से यूनिवर्सिटी वाले एक नए शौक में होंगे और मियां बीवी का रोमांस देखेंगे। अजलान की बात सुनकर पलवशे कहके लगाकर हंसी। यूनिवर्सिटी है, रोमांस का अड्डा नहीं। पलवशे ने बोलना चाहा, लेकिन अजलान उस पर काबिज हो चुका था, इसीलिए कमरे की जानिब चला गया। खैर मनाओ अपनी, आज हमारा मिलन है। वो मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ा, जबकि पलवशे खुद को बचाने के लिए हंसती हुई भाग रही थी। खिड़की से बाहर झांकता हुआ चांद उन दोनों को देखते बादलों में छुप गया। आई लव यू अजलान, पलवशे ने उसके कान में सरगोशी की। उसने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों पर बोसा दिया। ये क्या? ये अजलान और पलवशे साथ साथ? लिजा समेत सारी यूनिवर्सिटी हैरत से खड़ी दोनों को हाथ में हाथ डाले आते देख रही थी। सॉरी गाइस, बताना भूल गया, मीट माई 6 महीने पुरानी वाइफ पलवशे अजलान खानजादा। पूरी यूनिवर्सिटी में एक शोर सा उठ खड़ा हुआ था। कई लोग हैरान थे और कई परेशान, कई जेलिस, सबके अलग अलग तासुरात थे। लेकिन वो दोनों लैला मजनू को अब किसी से फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।